कभी कभी हम कोच और मेंटोर दोनों को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि कभी कभी कोचेस भी मेंटरिंग करते हैं और मेंटोर्स भी कभी कभी कोच करते हैं। बोथ आर इंटरचेंजेबल, लेकिन थ्योरेटिकली इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। कोच फॉर्मल सेटिंग में यूजुअली एक ग्रुप को स्ट्रैटेजी और स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है, किसी सिचुएशन को टैकल करने में, यूजुअली इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। मेंटरशिप बहुत केसेस में एक इनफॉर्मल अप्रोच होता है, जहां यूजुअली एक इंडिविजुअल को गाइडेंस मिलता है किसी बुजुर्ग या उससे बड़े और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान से, जहां मेंटोर और मेंटी के बीच एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। मेंटोर सिर्फ स्किल को ही नहीं बल्कि सीखने वाले के कैरेक्टर को भी डेवलप करता है। What do you see? Me? My reflection. आज के वीडियो में हम सिनेमा के ऐसे 3 कोचेस के बारे में बात करेंगे जो ना कि सिर्फ स्किल्ड और स्ट्रैटेजिक कोच होते हैं अपने अपने फील्ड में, बल्कि वो एक बेहतरीन मेंटोर भी होते हैं। इन तीनों में बहुत चीज़ें कॉमन होते हुए भी उनका अप्रोच अलग होता है, उनका मेथड, उनका एरिया ऑफ फोकस जिस पे वो जोर लगाते हैं टीम को बिल्डअप करने में, वो अलग होता है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हम इसी डिफरेंस को हाईलाइट करते हुए इन तीनों कोचेस के बारे में बात करेंगे। पहला है कबीर खान फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया शाहरुख खान की अच्छी फिल्मों में से एक है। स्कूल में चक दे इंडिया टाइटल सॉन्ग तो जैसे एंथम बन गया था। मैच किसी भी स्तर का हो लेकिन गाना यही चलता था। आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं इस गाने को सुन के। कबीर खान इंडियन हॉकी टीम का फॉर्मर कैप्टन होता है। बैक स्टोरी आप भी जानते हैं। फाइनल मैच हारने के बाद उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है। 7 साल बाद वो इंडियन वुमेन हॉकी टीम का कोच बनता है और कहीं ना कहीं कोच बनने के पीछे उस पर लगा पुराना इल्ज़ाम भी होता है जिसे वह गलत साबित करना चाहता है। लेकिन सिर्फ पर्सनल इमोशनल रीज़न खुद में ही पर्याप्त नहीं है किसी काम को करने में। आपके पास स्किल भी होनी चाहिए और उस स्किल के साथ टाइम बिताने के लिए पेशेंस भी, ताकि आप इम्प्रूव कर सको। क्योंकि कबीर फॉर्मर कैप्टन होता है, सो ऑफ कोर्स ही वाज स्किल्ड एंड डिटरमिन्ड ऑल्सो। तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़कर वुमेन्स टीम के लिए वर्ल्ड कप दौरे को सुनिश्चित करता है। वर्ल्ड कप आप भूल ही जाएं तो अच्छा है। और इन लड़कियों को भी कह दीजिए जिन्हें आपने उल्टे सीधे सपने दिखा रखे। मगर हमारी बात तो इस टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने की हुई थी। कबीर इंटेंस प्रैक्टिस, हाई मोराल के साथ साथ प्लेयर्स में एक कॉमन आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि बिना कॉमन आइडेंटिटी के टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, चाहे वो फिर 11 लोगों का स्पोर्ट्स टीम हो या लाखों लोगों का समाज। महाराष्ट्र। विद्या शर्मा, इंडिया। और कोई है यहाँ जो पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु रेलवेज के लिए खेल रहा है? इस टीम को सिर्फ वो प्लेयर्स चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इंडिया एक पहचान ज़रूरी है। हॉकी जैसे गेम में तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्रिकेट जैसे स्लो गेम में अपने लिए खेल के भी टीम को जिता सकते हो, हर सिचुएशन में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन। लेकिन हॉकी या कोई भी गेम जो बहुत फास्ट गेम है, अगर वहाँ आप अपने लिए खेलने लगो तो टीम हार जाएगी। ऐसे गेम्स में पासिंग और कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू प्ले एज अ टीम हर एक सेकेंड। और कबीर खान इस चीज़ को इंश्योर करता है। प्लेयर्स में यूनिटी लाता है, उन्हें एक आइडेंटिटी देता है, उन्हें सेल्फलेसली अपने देश के लिए खेलने के लिए प्रेरित करता है। इस फिल्म का हमारे कल्चर पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था, स्पेशली जेंडर स्टीरियोटाइप पे जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। वैसे ये फिल्म सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणाजनक है। दूसरा है कोच कार्टर। एक चीज़ जो विजनरी लोगों में कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, और वो है उनका अनयूजुअल अप्रोच। दे डिसरप्ट एंड शेक थिंग्स। और यूजुअली ऐसे इंसान को लोग रजिस्ट ही करते हैं। जब आदत के अनुसार चीज़ें नहीं होती है तो आपको जगना पड़ता है, एंड हु वांट्स टू वेक अप। इस कारण अगल बगल के लोग ऐसे व्यक्ति से परेशान ही रहते हैं। इसका फेमस एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। दूर से जॉब्स के कोट्स कितने ही इंस्पिरेशनल हो, लेकिन अगर आप उसके अगल बगल काम करते तो ज़्यादा चांसेस है कि आप भी उससे इरिटेटेड ही रहते, बिकॉज ही वॉज वेरी अनयूजुअल एंड समटाइम्स इनटॉलरेबल। Okay, you refuse to do anything that vaguely escapes your comfort zone. You're not even my boss. Well, I damn sure should be. Hey, Jobs! What are you doing, Steve? He's an idiot. People are complaining about your behavior. About what? Yeah. जिस कोच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी अनयूजुअल है। और क्योंकि यहाँ एक स्कूल बास्केटबॉल टीम होता है, तो मतलब जिन्हें वो कोच करते हैं दे आर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को हैंडल करना उतना ही हार्ड होता है, स्पेशली इस स्कूल के बच्चे को। So you can hear me? I'm Ken Carter, your new basketball coach. Oh, we hear you, dog. But we can't see you.
The glare from your big black ass head is hella shiny, man. Damn, do you buff it? Oh, you got jokes to go along with इस स्कूल का कंडीशन भी बहुत बुरा होता है। टोटल स्टूडेंट्स में केवल 50% ही ग्रेजुएट करता है और उसमें मात्र 6% ही कॉलेज जा पाता है। टीचर्स को भी उतना मतलब नहीं होता है। स्पोर्ट्स टीम प्लेयर्स को जैसे पढ़ने से एक्सक्यूज़ ही मिल जाता है। जिस सिटी में ये स्कूल होता है वहाँ का क्राइम रेट भी हाई होता है। यू आर 80 टाइम्स मोर लाइकली टू एंड अप इन जेल देन इन कॉलेज। ड्रग्स, क्राइम, पुलिस, सिंपली पुट इट वॉज ए बैड नेबरहुड। इसलिए मिस्टर कार्टर का शुरू से ही प्रायोरिटी होता है डिसिप्लिन। बच्चों में पहले डिसिप्लिन लाया जाए, उनके व्यवहार को ठीक किया जाए। Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. और ये सिर्फ बास्केटबॉल के लिए ही नहीं, ऑफ द फील्ड भी। गेम के साथ साथ उन्हें एकेडमिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर उन्हें टीम में रहना है तो एक सर्टेन ग्रेड पॉइंट लाना होगा। क्लास में सिंसियर रहना पड़ेगा, जो काफ़ी अनयूजुअल था एक कोच के लिए इन चीज़ों को लेकर कंसर्न्ड होना। कोच को एकेडमिक से क्या लेना देना, इस चीज़ को लेकर सबको इश्यू था। स्टूडेंट्स को तो था ही, उनके पेरेंट्स को भी था, इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके अगेंस्ट था। Your job is to win basketball games, Mr. Carter. I suggest you start doing your job. And your job is to educate these kids. I suggest you start doing yours. लेकिन इसके पीछे रीज़न था। चाहते तो कोच कार्टर सिर्फ बास्केटबॉल पे भी ध्यान दे सकते थे, और ऐसा नहीं है कि टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई हो उनके कोच बनने के बाद। इनफैक्ट और अच्छा ही हुआ है। लेकिन कोच कार्टर बच्चों के पास ऑप्शंस देना चाहते थे सो दैट दे कैन मेक ए चॉइस। प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर और NBA में खेलना इज़ ग्रेट, लेकिन उस लेवल पे खेलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और जैसा कि मैंने कहा, जिस शहर में ये स्कूल होता है वहाँ का सीन भी बहुत ख़राब होता है। देयर वाज अ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन इलीगल थिंग्स, क्राइम। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। इसलिए कोच कार्टर का फोकस सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं था। वो चाहते थे कि बच्चे हाई स्कूल से कॉलेज जाए और वहाँ बास्केटबॉल खेले। बच्चों को बेहतर प्लेयर बनाने के साथ साथ मिस्टर कार्टर बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी भी देना चाहते थे। और तीसरा है टेरेंस फ्लेचर फ्रॉम द मूवी विप्लैश। पहले दो मूवीज़ के जैसे ये बस एक कोच और प्लेयर्स की कहानी नहीं है। और वैसे भी टेक्निकली फ्लेचर वॉज नॉट ए कोच, ही वॉज एन इंस्ट्रक्टर एंड ए कंडक्टर ऑफ ए जैज़ म्यूजिकल बैंड इन ए म्यूजिक स्कूल। और पहले दो कोचेज़ के कंपेयर में ये और भी पिक्यूलियर होता है, क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट, ही इज़ रूथलेस एंड अब्यूसिव टू। आई मीन रियली अब्यूसिव। Do you think you're out of tune? Yes. Then why the fuck didn't you say so? इस फिल्म को बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। कहीं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। फिल्म में दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड्रयू नीमन, जो एक एस्पायरिंग ड्रमर रहता है, जो ना कि सिर्फ ड्रमिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, बल्कि उसे एक महान ड्रमर बनना है, वन ऑफ द मास्टर्स। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ फ्लेचर है जो परफेक्शन से कम कुछ एक्सेप्ट नहीं करता अपने प्लेयर्स में, और दूसरी तरफ एंड्रयू नीमन जिसे मास्टर बनना रहता है अपने क्राफ्ट में। लाइफ में परफेक्शन और मास्टरी दोनों पैरेलल ही चलता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है जो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। एसेंशियली फ्लेचर अपने प्लेयर्स में ये ख्याल पैदा नहीं होने देना चाहता है कि वो बहुत अच्छे से सीख गया है। जिस तरह से वो ट्रीट करता है उससे आपको हमेशा ही लगेगा कि अभी बहुत बाकी है। So you do know the difference. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. और उसके ऐसे बर्ताव से सामने वाला किस तरह से डैमेज हो रहा है ये उसका कंसर्न नहीं रहता है, एज लॉन्ग एज ही गेट्स व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एक्चुअली फ्लेचर वॉज पुशिंग पीपल बियॉन्ड व्हाट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ताकि एक कॉन्स्टेंट नीड हो खुद को इम्प्रूव करने का, सो दैट दे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मतलब माइंडलेस रिपीटेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग विद एन इंटेंशन टू इम्प्रूव, जिसे हम कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। माइकल एंजेलो ने कहा था, इफ़ पीपल न्यू हाउ हार्ड आई वर्कड टू गेट माई मास्टरी इट वुडंट सीम सो वंडरफुल आफ्टर ऑल। एंड्रयू ड्रमिंग को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वह खुद के लिए खतरनाक हो जाता है। पैशन एड्स एंड ऑब्सेशन कंज्यूम्स। वह पूरी तरह से ही नैरो माइंडेड हो जाता है ड्रमिंग को लेके। हिज लाइफ बिकम्स यूनिडायमेंशनल। फैमिली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो सब उसके लाइफ के बैकग्राउंड में चला जाता है। This film doesn't just show you what it takes to be great, but what it costs you when you try to be one of the greats. और यह फिल्म इस मामले में काफ़ी एम्बिगुअस है, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको आपको क्या चाहिए। इट इज़ अ नाइस फिल्म। इनफैक्ट ये तीनों ही फिल्म अच्छी है और आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो।